हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों। अब हम आ गए हैं हम लोग एवोगैड्रो लॉ पे। जैसे कि आप लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसैक लॉ पढ़ लिया था। अब हम आ गए एवोगैड्रो लॉ में। एवोगैड्रो लॉ पढ़ने से पहले कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि आपको पता है मोल्स जो होते हैं वो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। और एक चीज और पढ़ी थी आपने कि एक मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल ऑफ गैस में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, राइट। मान लो मैंने ऑक्सीजन गैस ले ली तो मैं बोल सकता हूं कि एक मोल ऑक्सीजन गैस में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, राइट। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक मोल में 6.022 टू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। आप बोलोगे सर एक ही बात तो रिपीट कर रहे हो। आते हैं धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक। तो आपको पता है ये मैंने गैस लिखा, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, ये गैस है मेरे पास, ऑक्सीजन गैस। एक मोल, राइट, गैस के एक मोल में 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा वो लगभग कितना होगा आपका, ऑक्सीजन का मोलर मास आपका कितना हो गया, ये हो 32 ग्राम, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू मोलर मास, राइट। हम लोग बोल सकते हैं कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो मोलर मास के बराबर हो सकता है, राइट। आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 32 हम लोग ने AMU बोला था, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। और अगर मैं मोलर मास बोल दूं, अगर वो एक मोल ऑफ गैस के बराबर है तो बोल सकते हैं 32 ग्राम पर मोल। बस यूनिट का तो डिफरेंस है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस किसके बराबर हो सकता है, मोलर मास के, उस गैस के मोलर मास के बराबर, राइट। तो एक चीज और समझिए, तो सिंपली वो आपका ग्राम पर मोल ही आएगा, जो आंसर आएगा वो एक मोल ही आएगा। कैसे, जब मैं मोल्स निकालूंगा, गिवन मास कितना है ऑक्सीजन का 32 ग्राम, और हमारा मोलर मास कितना आ रहा है 32 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, 1 मोल आ गया। देखिए, तो मतलब हम लोग सही हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की वो किसके बराबर हो सकती है, मोलर मास के बराबर हो सकती है। मोलर मास उस गैस के मोलर मास के बराबर हो सकती है, बस यूनिट का डिफरेंस होगा। यहां पर ग्राम पर मोल और यहां पर AMU थी। ये थोड़ा बेसिक आइडिया मुझे देना था आपको स्टार्टिंग में। अब हम अपने लॉ की तरफ चलते हैं। जो एवोगैड्रो लॉ है वो बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलता है, जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल मोल्स ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है समझिएगा। हम लोगों ने 10 कंटेनर ले लिए, 10 कंटेनर में हमने गैसेस भर दी, अलग अलग डिफरेंट गैसेस। बट हम लोगों ने क्या किया, सब में 1 मोल की गैस डाली, सबके जो मोल्स थे वो सेम कर दिए। गैस अलग अलग है बट सबके मोल्स मैंने अलग कर दिए। कंडीशन क्या थी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा गया और सब गैसेस के मोल्स सेम कर दिए, फिक्स कर दिए। STP कंडीशन मेंटेन कर दी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड में टेम्परेचर होता है 180, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 180 एम, राइट। तो हमें इससे ये पता चला कि जितनी भी गैसेस थी, चाहे उसका कोई भी मास हो, कोई भी रिएक्टिविटी हो, कैसी भी रिएक्टिविटी, कुछ भी साइज हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें एक चीज मिली कि सबका वॉल्यूम सेम आ रहा था, सबका वॉल्यूम सेम आ रहा था, और वो आ रहा था 22.4 लीटर। वो कितना आ रहा था, 22.4 लीटर। हमने 10 गैस ली, 10 कंटेनर में अलग अलग गैस डाली, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो N2 हो, चाहे वो H2 हो, चाहे वो आर्गन हो, अलग अलग गैसेस डाल दी। तो सबके मोल्स मैंने बस फिक्स्ड कर दिए, स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करी, STP वाली, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली। अब हमें क्या मिला, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, उसका क्या साइज है, क्या मास है, कैसी रिएक्टिविटी, उससे मतलब कोई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। सबका वॉल्यूम क्या दिखा, सेम आ रहा है, वो भी 22.4 लीटर आ रहा है। कितना आ रहा है,
22.4 लीटर। ये एवोगैड्रो जी ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए देखते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक मोल ऑफ गैस कोई भी गैस हो सकती है, वो 22.4 लीटर के बराबर हो सकती है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, साइज, मास, रिएक्टिविटी ऑफ गैस, राइट। ये मैंने अभी आपको बताया था, राइट, यही मैंने बताया था। अब एक मोल ऑफ गैस में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उसके अंदर 22.4 लीटर गैस वॉल्यूम भी होता है। एक मोल गैस में 22.4 लीटर वॉल्यूम भी होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता है जो एवोगैड्रो लॉ है, जो अभी आप देखिए, मान लीजिए मुझे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए गए हैं। एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए गए हैं, तो मुझे बताइए कितने लीटर वॉल्यूम होगा। ऑब्वियस बात है, एक मोल में 22.4 है तो 2 मोल में इतने होंगे। एक और एग्जांपल, अगर 11.2 लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड है, 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास, तो कितने मोल्स होंगे। तो हमें पता है 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो 1 लीटर में 1/22.4 और 11.2 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5। यूनिटरी मेथड आपको आता है। तो ये चीज पॉइंट बहुत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। निशा, लोकाक्षी, दक्ष, प्रियंका, मनीषा, भावना, अनुराग, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, तो अब हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो जब प्रोपोर्शनलिटी रहूंगा या K4 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू K4 एन क्या है यहाँ पर, मोल्स, और K4 क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब मैं फॉर्मूले को रीअरेंज करूंगा तो K4 इक्वल टू V अपॉन एन हो जाएगा। V वॉल्यूम है, एन मोल्स है, तो V बाय एन का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि देखते हैं, अगर मैं वॉल्यूम रखूंगा 22.4, मोल्स होंगे 1, तो V बाय एन का 22.4 आएगा। अगर मैंने वॉल्यूम रखा 44.8, मोल्स रखे 2, तो 22.4 ही आ रहा है। ऐसे हम लोग वैल्यूज रख के चेक कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि K4 का जो रेशियो है, V बाय एन का जो रेशियो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब हम इनिशियल कंडीशन रहते हैं, अगर मेरे पास वॉल्यूम V1 है तो मोल्स N1 होंगे, तो K4 इक्वल टू V1 अपॉन N1 लिख सकता हूं, राइट। अगर मेरे पास वॉल्यूम V2 है तो मोल्स N2 होंगे, तो K4 इक्वल टू V2 अपॉन N2 लिख सकता हूं। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों। सोच रहे होंगे सर हम नन्हे मुन्ने, तो हम तो बहुत बड़े हैं। हाँ भैया, बड़े हो, गुस्सा मत हो, ठीक है। फोटो शूट करवा रहे हैं आजकल लोग, हमारे क्लास में लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फोटो शूट करवाने जा रहे हैं। है एक बच्चा हमारा जो पढ़ाई नहीं, फोटो शूट कराने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई तो कोई मतलब नहीं है उनको। चलिए देखते हैं आगे। नाउ फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो V1 अपॉन N1 हो जाएगा, V2 अपॉन N2 हो जाएगा। जब रीअरेंज करेंगे V2 यहां आ जाएगा, N1, तो ये फॉर्मूला बन गया, V1 अपॉन V2 और N1 अपॉन N2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ग्राफ है, हम लोग ने ग्राफ बना लिया V वर्सेस N का फॉर्मूला, N का ग्राफ मतलब वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स का। तो ये इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा ऐसे नंबर मोल्स भी इंक्रीज होंगे। अब इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्स्ट्रापोलेट किया, मतलब अपने ग्राफ को नीचे तक ले आया, एब्सोल्यूट 0 तक। यहां पर हमें वॉल्यूम भी 0 मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स भी 0 मिल गए। और एब्सोल्यूट 0 कंडीशन आपको पता है, चार्ल्स हमने देखी थी, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेट कर लिया इन्होंने। फिर हमारे पास V बाय एन और वॉल्यूम का रेशियो ग्राफ आएगा, तो ये कांस्टेंट होगा, राइट। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और 1/V का ग्राफ आएगा, तो ये डिक्रीज होगा। ये ग्राफ्स आपको याद रखने हैं, ओके। चलिए अब एक चीज देखते हैं, हमें पता है जो हमारा वॉल्यूम है वो K4 इक्वल टू एन है, राइट। V इज इक्वल टू K4 एन है, तो एन हमें पता है मोल्स होते हैं। मोल्स का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को स्मॉल m मान लिया और मोलर मास को कैपिटल M मान लिया, ठीक। तो यहां पर मैंने रख दिया V इज इक्वल टू K4 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये ध्यान रखिएगा। अब इनिशियली गैस वॉल्यूम V1 पे है, मोल्स N1 होंगे, मोलर मास कैपिटल M हो गया और मास हो गया M1, मास ऑफ अ गैस, गिवन मास। फाइनली वॉल्यूम V2 ले लिया, मोल्स N2 हो गए और जो मास है गैस का वो M2 हो जाएगा, स्मॉल m2, और मोलर मास कैपिटल M सेम रहेगा। जब मैं अरेंज करूंगा इक्वेशन को, तो V1 इज इक्वल टू K4 स्मॉल m1 अपॉन कैपिटल M, और K4 इज इक्वल टू, रीअरेंज कर दिया, K4 इज इक्वल टू V1 कैपिटल M स्मॉल m1। फिर V2 ले लिया, K4 M2 स्मॉल m2 अपॉन कैपिटल M, मोलर मास दोनों के लिए सेम रहेगा।
रीअरेंज किया तो V2 कैपिटल M और स्मॉल m2। जब ये वाली और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास आएगा V1 अपॉन स्मॉल m1, V2 अपॉन स्मॉल m2। तो इसको मैं लिख सकता हूं V1 अपॉन V2 और M1 अपॉन M2। M क्या है, स्मॉल m क्या है, गिवन मास ऑफ गैस। क्या है, गिवन मास। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखिएगा अच्छे से। ओके, आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैंने एक इक्वेशन मुझे पता थी, मुझे ये पता था कि जो हमारा कैपिटल स्मॉल हमारे वॉल्यूम जो है वो आपको पता है K4 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M है। मैंने उसको रीअरेंज किया, कैपिटल M को इधर भेज दिया, V को नीचे भेज दिया। अब ये बताइए मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है, राइट। तो मुझे ये पता चल गया कि मोलर मास ऑफ गैस, गैस का जो मोलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, राइट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे आइडियल गैस इक्वेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये बेसिकली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ इसको फॉलो अप करते हैं। और ये बेसिकली किसके बारे में बात करती है, जो गैसेस के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, जो गैसेस के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्ट करती हैं उनके बारे में ये इनहेंस करके बताता है कि कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं हमारे बॉयल साहब, चार्ल्स साहब, एवोगैड्रो साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T। सबको मैंने वॉल्यूम के फॉर्म में ले रहा हूं, ठीक है। एवोगैड्रो होता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एड मतलब मोल्स। जब मैं तीनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P आ जाएगा, राइट। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं, अब ये P को यहां भेज दिया, PV प्रोपोर्शनल टू NT हो गया। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तब यहां पर क्या आ जाएगा, R लग जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो R लग जाएगा। इस PV इक्वल टू NRT को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। और ये R क्या होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट। R क्या होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। तो R जब मैं रीअरेंज करूंगा फॉर्मूले को तो R इक्वल टू PV अपॉन NT हो जाएगा। ये इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। अब हम अलग अलग जगह पे R की वैल्यू कैसे निकालते हैं और कैसे हम लोग को पुटअप करनी है वो देखते हैं। आइए चलिए, PV इक्वल्स टू NRT हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है और R हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट है। आपको पता है R इज इक्वल टू PV अपॉन NT एट STP कंडीशन पे। STP कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर 273 केल्विन, मोल्स 1 मोल हो जाएंगे और प्रेशर आपका 1 atm, वॉल्यूम 22.4 लीटर। अब मान लीजिए मैंने R की वैल्यू निकालनी है, राइट। R की वैल्यू निकालनी है और मैंने प्रेशर को रखा है 101235 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसमें रखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में जूल्स के फॉर्म में कोई बात की गई हो, अभी मैं आगे बात करूंगा। अभी हमने प्रेशर रखा है 101235 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे पास वॉल्यूम है, STP कंडीशन पे वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अब लीटर तो रखना नहीं है, मीटर में दिया है P की वैल्यू हमें, तो हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। तो मैंने यहां रख दिया। अब यहां देखिए ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा, राइट। ये 1 मोल है, ये 273 जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो ये आपका आएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 8.31। अब यहां पर जो यूनिट आएगी, समझिए यहां पर जब कटेगा mm तो यहां पर ये आएगा न्यूटन पर मीटर। कितना आएगा, न्यूटन मीटर। कितना आएगा ये, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को बोलते हैं हम लोग जूल। जब इस यूनिट को कटेंगे, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, ऐसे कट कर देंगे तो यहां न्यूटन मीटर बचेगा। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। तो आपकी इसका R की वैल्यू आएगी 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। नीचे केल्विन और मोल थे। तो ये अगर आपको क्वेश्चन कभी बोला जाए जूल के फॉर्म में रखनी है तो ये वाली वैल्यू रखेंगे R की आप, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको प्रेशर 1 बार के फॉर्म में रखना है, प्रेशर को बार के फॉर्म में रखना है तो 1 बार यहां रखेंगे इनटू। अब देखिए अगर प्रेशर आपका बार के फॉर्म में है तो आपका वॉल्यूम में स्लाइटली चेंज होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो हो जाएगा 22.7। याद रखिएगा, बार पे अगर आप वॉल्यूम रखोगे, बार अगर प्रेशर बार में होगा तो वॉल्यूम हो जाता है 22.7 लीटर। याद रखिएगा। तो 1 बार यहां रखेंगे 22.7, 1 मोल है और आपको पता है कि टेम्परेचर 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, STP कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो R की वैल्यू आएगी 0.083 बार पर लीटर
बार लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है, बार लीटर पर केल्विन पर मोल। अब अगर आपको प्रेशर 1 एटीएम रखा है, वॉल्यूम 22.4 है, मोल्स 1 मोल है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो वैल्यू आएगी 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। तो आपको देखना है क्वेश्चन किस हिसाब से दिया गया है, कौन सी वैल्यू हमें आर की रखनी है। अगर सही वैल्यू आपको रखेंगे तभी आपका सही आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर में मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, हमें पता है, तो आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पीवी अपॉन आरटी, सॉरी पीवी अपॉन एनटी लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं, आर इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी लिख सकते हैं। अगर मैं गैस के मोल को फिक्स कर दूं, अगर मैं गैस के मोल को फिक्स कर दूं, मेरे पास फॉर्मूला है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब पीवी अपॉन आर एनटी है हमारे पास, ये देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, राइट, आर इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी है। अगर मैं यहां पर मोल्स को कांस्टेंट कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दूं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एन, और आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एन को भी कांस्टेंट कर दिया, मोल्स को भी, तो ये पीवी अपॉन टी आ जाएगा, राइट। अब देखिए पीवी अपॉन टी आ गया। अगर मैं इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ले लूं, फिक्स्ड है वो, तो आर भी फिक्स्ड है, तो प्रेशर P1 ले लिया, V1 वॉल्यूम ले लिया, T1 ले लिया, और आगे चल के जब हमने प्रेशर वॉल्यूम को चेंजेस किए तो प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया फॉर n मोल्स, फिक्स्ड मोल्स के लिए। तो हमारे पास फॉर ए कंडीशन nr इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1, दूसरे में क्या हो जाएगा फिर nr इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, क्योंकि n भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, दोनों को कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला बनेगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आई होप कि ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा, ओके। तो ये चीजें आप लोग देख लीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने कौन सा, एवोगैड्रो लॉ के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।